हेलो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पर्यावरण आंदोलन, पर्यावरण संगठन और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले अलग अलग व्यक्ति। दोस्तों, इस क्लासेज में हमने 3 टॉपिक या क्वेश्चंस लिए हैं, तो आइए समझते हुए चलते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण की रक्षा और समुदाय प्लस पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न आंदोलन या विभिन्न चलने वाले विभिन्न आंदोलन। सबसे पहला पॉइंट हमने लिया है कि सभी धर्मों में पर्यावरण को मुख्य स्थान। दोस्तों, लगभग सभी धर्मों में पर्यावरण को एक मुख्य रूप देने की कोशिशें की गई हैं। हिंदू धर्म हो या मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, लगभग सभी धर्मों में पर्यावरण रक्षा को एक मुख्य रूप देने की कोशिशें की गई। मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं को सीमित करने पर बल दिया गया। इसके अलावा पर्यावरण के अनुकूल चलने की बात कही गई। पर्यावरण के अनुकूल अपने व्यवसाय को करने की, बिल्डिंग्स को या मकानों को बनाने की बात कही गई है। सबसे दूसरा पॉइंट हमारे सामने है खेजड़ी गांव। राजस्थान के खेजड़ी गांव में बिश्नोई समुदाय है। ये लोग पेड़ पौधों की सुरक्षा पर विशेष बल देते आए हैं। 1730 में जब यहाँ के राजा ने राजभवन के निर्माण के लिए पेड़ों को काटने का ऑर्डर दिया, विशेष रूप से खेजड़ी वृक्षों को, तो सिचुएशंस में अमृता देवी समेत बिश्नोई समुदाय के सैकड़ों लोगों ने पेड़ों से चिपककर उन्हें कटने से रोकने का काम किया, परंतु राजा के सैनिकों द्वारा सभी को लगभग मौत के घाट उतार दिया गया और ये लगभग सभी लोग पेड़ों की रक्षा के लिए शहीद हो गए। तो इस प्रकार खेजड़ी गांव जो राजस्थान का है, बिश्नोई समुदाय जिसका नेतृत्व अमृता देवी के द्वारा किया गया, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमारे सामने सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन वो आंदोलन है जो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में 1973 में चला, जब लकड़ी ठेकेदारों ने अंगू वृक्ष के विशेष रूप से कटाई करना आरंभ किया है, पेड़ों को उच्च रूप में काटा। तो सिचुएशंस में पहाड़ के लोग, गढ़वाल के लोग इकट्ठा हुए, जिनमें गोरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और सैकड़ों हजारों लोग उन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ों से चिपकने का निर्णय लिया। स्पष्ट किया कि चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हमें पेड़ों को सुरक्षित रखना है। चिपको आंदोलन का प्रभाव यह हुआ कि देखते ही देखते आसपास के सैकड़ों गांवों में आंदोलन फैल गया। परिणाम स्वरूप सरकार ने मजबूर होकर इस क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। तो दोस्तों, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन रहा, जिसकी गूंज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी देखने को मिली और भारत में भी उसका एक बड़ा प्रभाव पड़ा कि यदि लोग चाहें तो वे पर्यावरण की रक्षा में एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट, अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन चिपको आंदोलन की तर्ज पर ही दक्षिणी भारत में चला। विशेष रूप से उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में जब सरकार ने इस क्षेत्र में वृक्षों की उच्च रूप में कटाई करने का फैसला किया, तो इन हालातों में पांडुरंग हेगड़े जैसे पर्सन सामने आए। 1983 में चलने वाला आंदोलन तेजी से अपना विकास करता गया। आखिरकार सरकार को भी यहाँ पर पीछे हटना पड़ा और लोगों का जन प्रयास काफ़ी हद तक सफल रहा। नेक्स्ट, शांत घाटी आंदोलन, साइलेंट वैली मूवमेंट, केरला में 1980 के दशक में चला। इस क्षेत्र में जब सरकार ने नदी पर बांध बनाने का निर्णय लिया, कंस्ट्रक्शंस करने का निर्णय लिया, तो उसके कारण इस क्षेत्र में जो जैव विविधता का महत्वपूर्ण रूप था वह समाप्त होने के कगार पर था। तो इस सिचुएशंस में यहाँ के लोग इकट्ठा हुए और उनके द्वारा साइलेंट वैली मूवमेंट चलाया गया और आखिरकार ये लोग भी काफ़ी हद तक सफल हुए। नेक्स्ट, बांध विरोधी आंदोलन। दोस्तों, बांध विकास का आधार है। बांध के माध्यम से जहाँ हमें सस्ती बिजली प्राप्त होती है, तो दूसरी ओर हम बांधों के माध्यम से बाढ़ों पर रोक लगा देते हैं। इसके अलावा बांध का निर्माण के माध्यम से हम नहरों को बना लेते हैं, लेकिन बांधों का पर्यावरण पर, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर, विशेष रूप से आदिवासियों पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, विशेष रूप से भारत में अब तक जितने भी बांध बने हैं, उनसे जो लोग विस्थापित यानी हटे हैं, उनका आज तक सही ढंग से पुनर्वास नहीं हो सका है। लोगों का व्यवसाय नष्ट हो जाता है। इसके अलावा कृषि योग्य भूमि नष्ट हो जाती है। आदिवासी लोगों का जीवन स्तर बिल्कुल समाप्त हो चुका होता है, वे समाप्त होने के कगार पर होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वन्य भूमि नष्ट होती चली जाती है। तो यही कारण है कि हमारे इंडिया में भी अलग अलग बांध विरोधी आंदोलन चले, जिनमें नर्मदा बचाओ आंदोलन, सरदार सरोवर बांध विरोधी आंदोलन, इसके अलावा टिहरी बांध विरोधी आंदोलन मुख्य रूप से हमें देखने को मिला। खनन क्रियाकलाप काफ़ी महत्वपूर्ण है।
क्योंकि इनके माध्यम से हम लोहा, सोना, चांदी, कोयला, पेट्रोलियम आदि को निकालते हैं। लेकिन दोस्तों, खनन क्रियाकलाप हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी हद तक विनाशकारी होते हैं। इन्हीं सब का परिणाम है खनन क्रियाकलापों के खिलाफ भी अलग अलग भागों में समय समय पर आंदोलन चलते रहे हैं। नेक्स्ट, शुद्ध जल की रक्षा हेतु आंदोलन। शुद्ध जल दोस्तों हमारे जीवन का आधार है। एक बार मनुष्य बिना खाए पिए रह सकता है, लेकिन बिना जल के उसका जीवित रह पाना काफ़ी हद तक मुश्किल है। 1966 में देश में हरित क्रांति के बाद भूमिगत जल का तेजी से दोहन बढ़ा। इसके अलावा भारत एक मानसूनी उष्ण जलवायु वाला प्रदेश है जहां वर्षा अनिश्चित है। इन हालातों में भूमिगत जल का जब उच्च रूप में दोहन हुआ, इसके साथ ही वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियां हमारे यहाँ पर नाम मात्र की हैं, तो सिचुएशंस में राजेंद्र सिंह सामने आए और उन्होंने शुद्ध जल की रक्षा के लिए एक बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाया, जिसमें तालाब बचाओ, जोहड़ बचाओ आंदोलन, इसके अलावा छोटे छोटे नदी नालों पर छोटे छोटे डैम्स बनाने का निर्णय लिया गया, ताकि पानी को कुछ हद तक, डैम की जगह हम रोक बांध कह सकते हैं, बनाने का निर्णय लिया गया, ताकि पानी को एक क्षेत्र विशेष में संरक्षित किया जा सके। तो दोस्तों, शुद्ध जल की रक्षा हेतु राजेंद्र सिंह के द्वारा जो मूवमेंट चलाया गया काफ़ी हद तक वैसा सफल हुआ। स्पेशली राजस्थान जैसे क्षेत्र में उनका आंदोलन काफ़ी हद तक कामयाब हुआ। इसके अलावा सालिम अली, जिन्हें एक बड़े पक्षी विज्ञानी माना जाता है, उन्होंने पक्षियों के बारे में हमारी जानकारी का दायरा बढ़ाया, पक्षियों के संरक्षण के लिए स्पेशल काम किया। इसके अलावा MC मेहता, एक बड़े पर्यावरणविद, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट और अदर कोर्टों में पर्यावरण की रक्षा के लिए समय समय पर अपनी ओर से अपीलें डाली, जनहित याचिकाओं को डाला, ताकि पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे। मेघा पाटेकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन में एक बड़ा रोल, अरुंधति राय, नर्मदा बचाओ और अन्य आंदोलनों में एक बड़ा रोल उनका रहा, ताकि विस्थापित होने वाले लोगों की सुरक्षा की जाए। इसके अलावा सुनीता नारायण, भारत में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने पर्यावरण सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया दोस्तों। इसके अलावा और भी सैकड़ों हजारों लोग हैं जो आज भी लगातार पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रयासरत हैं। दोस्तों, हम पढ़ना चाहेंगे पर्यावरण की रक्षा के लिए कौन कौन से संगठन हैं। 1948 में IUCN का निर्माण किया गया। 1971 में ग्रीन पीस पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन आज भी दुनिया के अलग अलग भागों में तेजी से कार्यरत है और पर्यावरण संबंधी मुद्दों को तेजी से उठा रहा है। 1972 में UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम को बनाया गया। भारत में CSE, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, इंडिया 1980 में बनाया गया, जो पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। इसके अलावा GEF 1991 का निर्माण किया गया। WWF, वर्ल्ड वाइड फॉर फंड नेचर 1961 में बनाया गया। इसके साथ WEO, वर्ल्ड इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1997, टेरी, द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट भारत के संदर्भ में, तरुण भारत संघ भारत, IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा में अलग अलग नागरिक समाजों का काफ़ी बड़ा रोल रहा है। इसके साथ ही NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और INGO, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का योगदान रहा। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए देश के अलग अलग भागों में आज भी आंदोलन चल रहे हैं, विश्व में भी चल रहे हैं, और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लगातार चलते रहेंगे। अलग अलग लोगों ने जो प्रयास किए, उन्हीं का परिणाम है कि आज हमारा पर्यावरण इतने सुरक्षित रूप में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कौन कौन से सम्मेलन या अधिवेशन या कॉन्फ्रेंस हुई हैं। तो दोस्तों, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पूरे विश्व में समय समय पर अलग अलग कॉन्फ्रेंस हुई हैं। तो इनमें से कुछ को हम लेकर चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ। इस सम्मेलन में नमभूमि, वेटलैंड, तराई भूमि की रक्षा के लिए कदमों को उठाया गया। नमभूमि, वेटलैंड वह एरिया है जहाँ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता उच्च रूप में होती है। तो इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि लगभग सभी देश अपने अपने अनुसार नमभूमि की रक्षा के लिए कदमों को उठाएं। उन्हीं सब का परिणाम है कि आज विश्व में 25,000 के करीब वेटलैंड मौजूद है, और भारत में भी वेटलैंड की संख्या 75 है वर्तमान में। नेक्स्ट सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन, वह सम्मेलन जो स्वीडन में 1972 में हुआ। यह सम्मेलन वह सम्मेलन था जिसमें जल प्रदूषण, थल प्रदूषण, ध्वनि, वायु, सभी प्रकार के प्रदूषण के खिलाफ आवाज़ को उठाया गया। सभी देशों से अपील की गई कि वे पर्यावरण सुरक्षा के लिए कदमों को उठाएं।
इस सम्मेलन में UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम को लागू करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट, वियना ओजोन परत संरक्षण। ओजोन परत वह परत जो पृथ्वी से 10 से 50 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल में मौजूद है। यह वह परत है जो सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है, परंतु CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन एरोसोल समूह के रसायनों, नाव के प्रदूषण या नाव के विस्फोटों आदि के कारण यह परत लगातार नष्ट हो रही है। 1985 में अंटार्कटिका में एक बड़ा छिद्र देखा गया ओजोन परत में। इस सिचुएशंस में यह सम्मेलन हुआ और इसमें ओजोन परत की सुरक्षा की बात कही गई। वियना सम्मेलन के बाद मॉन्ट्रियल समझौता कनाडा में 1987 में हुआ, जिसमें ओजोन परत की सुरक्षा के लिए सभी देशों से अपील की गई कि वे ओजोन परत की सुरक्षा के लिए कदमों को उठाएं और CFC एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा एरोसोल समूह के रसायनों का सीमित उपयोग करें। नेक्स्ट, बेसल समझौता। यह वह समझौता है जिसके अनुसार विकसित देशों से को चेतावनी दी गई कि वे अपने कूड़े करकट को विकासशील देशों में ना फेंकें, अपने कूड़े करकट का सही ढंग से निपटान करें। कूड़े करकट को सही ढंग से दुनिया के लगभग सभी देश निपटान करें। यह समझौता हम बेसल समझौते के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, एजेंडा 21 वह समझौता अब नेक्स्ट अधिवेशन हमारे सामने है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। यह वह सम्मेलन है जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए होने वाला एक महत्वपूर्ण सम्मेलन था। ब्राजील में 1992 में सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन को हम कभी कभी अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इस सम्मेलन में पर्यावरण सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कदमों को उठाया गया। जैसे एजेंडा 21, सभी देशों से अपील की गई कि वे अपने अपने अनुसार एजेंडा 21 को बनाएं। सतत विकास पर बल दिया गया कि हमें एक ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमें एक ऐसे विकास को प्राप्त करना है जिसमें हम विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखते हुए चलें। इसके अलावा CBD कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पर फोकस किया गया कि जैव विविधता की रक्षा की जाए। इसके साथ ही साझी जिम्मेदारी भूमिका अलग अलग पर बल दिया गया कि पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी तो सभी की साझा होगी, परंतु भूमिका सबकी अलग अलग, यानी विकसित देश अपने अनुसार, विकासशील देश अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग पर्यावरण की रक्षा के लिए कदमों को उठाएंगे। इसके अलावा इसी सम्मेलन में UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज को लागू करने का निर्णय लिया गया। तो दोस्तों, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन का पर्यावरण सुरक्षा में एक बड़ा योगदान रहा। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ओजोन परत की सुरक्षा के लिए और ग्लोबल वार्मिंग के रिगार्डिंग यह सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 1992 के UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज पर सहमति बनी। नेक्स्ट, पेरिस जलवायु सम्मेलन। यह समझौता वह समझौता जो 2014 में फ्रांस के पेरिस में हुआ। इस समझौते में दुनिया के लगभग सभी देश इस बात पर सहमत हुए कि वैश्विक ताप में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी की जाएगी ताकि ग्लोबल वार्मिंग का जो विस्तार हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसें जिनमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हैं, कार्बन उत्सर्जन का जो रूप बढ़ रहा है उसको भी सीमित किया जाएगा। नेक्स्ट, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा 2015 से 2030 की अवधि के लिए 17 गोलों को निर्धारित किया गया। 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है ताकि हमारा पर्यावरण पूरी तरह सुरक्षित रहे। दोस्तों, हमने पढ़ा पर्यावरण सुरक्षा के लिए कौन कौन से सम्मेलन, अधिवेशन या कॉन्फ्रेंस हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि पर्यावरण पर आधारित रिपोर्टें, पुस्तकों आदि के नाम लिखें। तो दोस्तों, पर्यावरण के बेस बनाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आरंभ से अलग अलग रिपोर्ट या पुस्तकों का रूप रहा है। जैसे दी पॉपुलेशन बम पॉल इहरलिच के द्वारा लिखी गई 1969, लिमिट्स टू ग्रोथ क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट थी 1972, स्मॉल इज ब्यूटीफुल सुमाकर के द्वारा लिखी गई 1974 में, ओवर कॉमन फ्यूचर बर्टलैंड कमीशन के द्वारा। इसके साथ एजेंडा 21 1992 के रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में इसको पास किया गया। डाउन टू अर्थ एक मैगजीन है जो पर्यावरण से रिलेटेड है। इसके साथ ही भारत में विज्ञान प्रगति बुक जिसमें पर्यावरण से संबंधित अलग अलग मुद्दे होते हैं। तो दोस्तों, हमने पढ़ा पर्यावरण आंदोलन, संगठन और अलग अलग व्यक्ति। उम्मीद है दोस्तों ये क्लासेस में ये टॉपिक्स अभी लगभग आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।